तो एक एक करके बुद्धि के बारे में बताओ। पहला यहां पर दिया हुआ है बुद्धि के बारे में कि एक दिशीय सामान्य क्षमता होती है, ठीक है, यानी बुद्धि को सिर्फ एक डायमेंशनल के रूप में माना हुआ है समकालीन सिद्धांत के अनुसार। अब आप मुझे एक बात सिंपल सी एक बात बताइए, ये क्वेश्चन काफी बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है और मल्टीपल टीचिंग एग्जाम के अंदर भी पूछा हुआ है। क्या बुद्धि सिर्फ आपकी एक डायमेंशनल के अकॉर्डिंग चलती है या सिर्फ एक आयामी होती है? जी नहीं। अगर मैं बात करूं आपके बुद्धि की, ठीक है, अगर बात करी जाए बुद्धि की, तो बुद्धि सिर्फ आपकी एक आयामी नहीं होती, ठीक है, बुद्धि आपकी एक आयामी नहीं होती, ठीक है, वो कैसी होती है आपकी बुद्धि होती है आपकी बहुआयामी होती है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल होती है। वो कैसे होती है, जरा इस बात को समझिए। अब आप लोग यहां पर सीडीपी पढ़ने आए हो, अब सीडीपी पढ़ने के लिए आप लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन मान लीजिए आपको कुछ और दूसरी एक्टिविटीज करनी है, ठीक है, मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है, मान लीजिए आपको कुछ खाना खाना है या कुछ और अपना और काम XYZ करना है, तो क्या आप पढ़ने वाला दिमाग वहां पर यूज करोगे? आपको छोटे बच्चों को खिलाना है, छोटे बच्चे से प्यार करना है, बड़े बच्चे से प्यार करना है, तो तब भी पढ़ने वाली बुद्धि का यूज करोगे। तो आपको दूसरी तरीके से आपको पेश आना पड़ेगा ना, दूसरी तरीके से व्यवहार करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको अलग प्रकार से अपनी बुद्धि का वहां पर यूज करना पड़ेगा। बट यहां पर इन्होंने बुद्धि को सिर्फ एक आयाम माना है, ठीक है, समकालीन सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो बुद्धि इस प्रकार से कह सकते हैं, बुद्धि सिर्फ एक आयाम ही नहीं होती है, बुद्धि के आपके कई सारे आयाम होते हैं। आप लोग भी अलग अलग प्रकार से अपनी बुद्धि का यूज करते हैं। कुछ बच्चे सीडीपी की वीडियो देख रहे हैं, सीडीपी का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि सर ने पहला क्वेश्चन बता दिया और उनकी बुद्धि यहां पर लगी हुई है। कुछ बच्चे लाइव में कमेंट कर रहे हैं और उनकी बुद्धि लगी हुई है कि आज नेहा जी से बात करके रहूंगा या आज मैं कालिया सिंह से बात करके जरूर रहूंगी, क्योंकि कल चैट खत्म हो गई थी, तब तक मैं आया था या आई थी। तो उनकी बुद्धि दूसरी जगह यूज हो रही है। तो बुद्धि एक जगह थोड़ी लग रही है, एक की बुद्धि बच्चों की यहां पर लग रही है, दूसरे की बुद्धि कालिया सिंह में या नेहा सिंह में बात करने में लगी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है बुद्धि आपकी क्या हो गई, बुद्धि के खाली एक आयाम नहीं रहे, बुद्धि के आपके बहुआयाम देखने को मिले। यानी बुद्धि जो होती है आपकी कैसी होती है, बहुदिशीय होती है, यानी कि आपकी मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी की होती है जो बुद्धि होती है। ये आपका ऑप्शन कई बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन यहां पर सही हो गया। ये बात आप लोग समझ गए। अगला पॉइंट यहां पर दिया हुआ है कि आनुवंशिकता से ना प्रभावित होने वाली क्षमता होती है, गलत। बुद्धि जो होती है, बुद्धि आपकी आनुवंशिकता और हेरिडिटी दोनों से प्रभावित होने वाला कारक है, ठीक है, दोनों से ही प्रभावित होती है। किससे? आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी और आपका वातावरण यानी कि आपका एनवायरमेंट, दोनों से ही प्रभावित होने वाला फैक्टर है जो आपकी बुद्धि होती है। देखिए, आपने एक बात सुनी हुई है, अरे यार इसकी बुद्धि तो इसके बाप के ऊपर गई है, जैसा वो बेवकूफ है ऐसा ये भी निकला, ठीक है, इस तरीके के कमेंट आप लोगों ने सुने हुए ना, अरे इसकी बुद्धि तो इसकी मां पर गई है ऐसे सुने हुए आपने बहुत सारे कमेंट। ऐसा लोग क्यों कहते हैं? ऐसा लोग कहते हैं कि बुद्धि को वो कनेक्ट करते हैं हमारे जीन्स के थ्रू, जो हमारे हेरिडिटी के थ्रू हमको मिलते हैं, ठीक है। तो बुद्धि को इसलिए आप लोग कह सकते हो कि एक आपकी स्थिर अवस्था माना गया है, ठीक है, एक स्थिर अवस्था के रूप में बुद्धि को माना गया है, जो हमारे जीन्स के थ्रू एक पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी हमको मिले हुए हैं, ठीक है। लेकिन बुद्धि के अंदर आपका चेंज भी पॉसिबल है, यानी बुद्धि के अंदर आपका चेंज भी किया जा सकता है, परिवर्तन भी किया जा सकता है। मान लीजिए भाई किसी का आदमी की बुद्धि वो जड़ बुद्धि की है, ठीक है, या कह सकते हो कि उसके अंदर ज्यादा बुद्धि नहीं है, बट अगर हम उसको अच्छा एनवायरमेंट दे दे, ठीक है, अच्छी उसको प्रैक्टिस करा दे, अच्छी उसको सद्बुद्धि दे दे एक तरीके से, ठीक है, तो क्या उसकी बुद्धि को चेंज नहीं किया जा सकता? उसके बाप की बुद्धि को भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है तो यहां पर फैक्टर आ जाता है आपके एनवायरमेंट का, यानी वातावरण का फैक्टर आ जाता है। तो आप लोग कह सकते हो कि बुद्धि भी जो होती है एक निरंतर चलने वाला एक प्रक्रिया होती है जो आपकी मरण तक चलती रहती है। कैसी? बुद्धि भी आपका निरंतर चलती रहती है, यानी कंटिन्यूस आपका चलने वाला एक प्रोसेस होती है, ये भी आप लोग इसको कह सकते हो, ठीक है, यानी हमेशा बुद्धि चलती रहती है। ये बात आप लोग समझ गए, ठीक। तो यहां पर आप लोग क्या समझे कि आनुवंशिकता से ना प्रभावित होने वाली क्षमता, ये गलत है, आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, ठीक है। किससे प्रभावित होती है? आनुवंशिकता से प्रभावित होती है। अगर किसी के पेरेंट्स या किसी के जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, अगर उनके अंदर कुछ ना कुछ कमी होगी बुद्धि के अंदर, तो उसका प्रभाव उनके बच्चों में भी जरूर पड़ेगा, ठीक है, बट उसको ठीक किया जा सकता है एनवायरमेंट के थ्रू, ठीक है। ये बात आप समझ गए। वातावरणीय कारकों से ना प्रभावित होने वाली क्षमता है, गलत। वातावरणीय कारकों से प्रभावित होती है, ठीक है। मतलब ये मान लीजिए अगर किसी के पिताजी इंटेलिजेंट है, IAS है, उनके बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन आसपास में ऐसे दोस्त यार निकल गए जो बिल्कुल नल्ले है,
ठीक है, जिन्हें जिन्हें कुछ नहीं करना वो कहते हैं अरे भाई तेरा बाप तो आईएएस है, तुझे कहीं बहुत बढ़िया सेट कर देगा, तू क्यों चक्कर में पड़ रहा है, आ कहीं घूमने चलते हैं, चला ठीक है, आज सुट्टे मारते हैं बढ़िया दबा के। वो कहता है चल ठीक है भाई ये वाला काम करते हैं। तो उनकी तो बुद्धि भ्रष्ट कर दी उन्होंने। तो जो पर्यावरणीय कारक है, वातावरणीय कारक है, तो उनसे प्रभावित होगी बुद्धि या नहीं होगी, तो बर्बाद कर देंगे बेचारों को। ठीक है, तो ये आपका ये भी ऑप्शन गलत है, वातावरणीय कारकों से बुद्धि प्रभावित होती है। ये दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके बुद्धि के अंदर फैक्टर आपके आ जाते हैं। ठीक, तो यानी ऑप्शन अगर मैं देखूं तो सिर्फ मुझे ऑप्शन सेकंड यहां पर दिखा कि बुद्धि के अंदर आपकी मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी होती है। कैसी मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी आपको देखने को मिलती है, और जिसके बारे में अभी आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे जब आपकी हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अंदर आप लोग पढ़ोगे कितनी कितनी प्रकार की उन्होंने बुद्धि बताई हुई है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। और भाई कोई कालीचरण हो ऑप्शन के अंदर तो नाराज मत होना, कभी मुझे गाली दे तो वो थोड़ा सा नाराज मत होना। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आईक्यू यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन की यहां पर बात हो रही है। इससे काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया इस बार ऑनलाइन वाले एग्जाम में कि इसकी आलोचना क्यों की गई, ये वाला क्वेश्चन यहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिला। चलो आलोचना से पहले तो देखते हैं ये भला है क्या, उसके बाद आलोचना के ऊपर आएंगे। ठीक है, आईक्यू परीक्षणों की आलोचना प्राय क्यों की जाती है उसके बारे में बताइए। चलो भाई तुम्हारे बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ी सी इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं आईक्यू के बारे में। देखिए आईक्यू के बारे में जानने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा आपको इसके इतिहास के तरफ लेकर चलता हूं, थोड़ी सी चीज आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहां से भी कुछ बेसिक जानकारी आपके एग्जाम में पूछी गई थी। अब पता नहीं वो कौन सी शिफ्ट थी, और क्योंकि मेरे पास तो मोस्टली पेपर थे बट मुझे को शिफ्ट का ध्यान नहीं है। देखिए सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी बुद्धि से संबंधित, टेस्ट से संबंधित, कि बुद्धि का जो टेस्ट किया जाता है, क्योंकि आप लोगों की बुद्धि का टेस्ट तो हम लोग कर लेते हैं, मॉक टेस्ट आपको दे देते हैं। जो मॉक टेस्ट के अंदर बच्चा सही नंबर ले आता है तो हमको पता लग जाता है कि कौन बुद्धिमान है और कौन बुद्धू है। ठीक है, हालांकि बच्चों को टेस्ट नहीं करना चाहिए आईक्यू के आधार पर कि इसके नंबर ज्यादा है तो ये अपना काबिल है, इसके नंबर कम है तो काबिल नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके सीटेट के एग्जाम में आता है कि बच्चों को आईक्यू के आधार पर आप लोग क्या उनको लेबलिंग करोगे, उनको पृथक्करण करोगे? जी नहीं कर सकते। ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए अगर मैं बात करूं आईक्यू की शुरुआत की, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1905 के अंदर। तो 1905 के अंदर एल्फ्रेड बिने से शुरुआत की गई। ठीक है, एल्फ्रेड बिने से शुरुआत की गई, और उनके साथ में एक और शख्स थे आपके थियोडर साइमन। ठीक है, थियोडर साइमन एक और शख्स इनके साथ थे। तो इन्होंने दिया आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, यही लिख देता हूं यहां पर जगह है। इन्होंने एक टेस्ट बनाया जिसका नाम था इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, बेसिकली थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं कि एक फ्रांस की गवर्नमेंट थी, तो फ्रांस की गवर्नमेंट ने बुलाया आपके एल्फ्रेड बिने साहब को कि भाई हमारे क्लासरूम के अंदर ये चेक करिए कि जो बच्चे हैं वो जो पढ़ रहे हैं वो कितना वो सीख रहे हैं। ठीक है, जो हम उनको पढ़ा रहे हैं तो बच्चा कितना एक्वायर कर रहे हैं नॉलेज को, कितना सीख रहे हैं। तो जरा इस चीज का ज्ञात करने के लिए, इस चीज को पता करने के लिए ऐसा कोई टेस्ट बनाइए। ठीक है, तो बिनेकर साहब ने कहा कि चलो ठीक है टेस्ट करते हैं, हम बनाते हैं। तो उन्होंने साथ में अपना थियोडर साइमन साहब को लिया और साथ में बना दिया इंटेलिजेंस टेस्ट, यहां पर एक बना दिया। ठीक है, उसके बाद 1905 के बाद में इन्होंने इस चीज को मॉडिफाई करा और यहां पर एक कंसेप्ट निकाला, मेंटल एज का एक कंसेप्ट निकाला। ठीक है, मेंटल एज का कंसेप्ट निकाला, जिसको आप लोग हिंदी में कह सकते हो मानसिक आयु। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कह सकते हो, जिसको हिंदी में कह सकते हो मानसिक आयु के नाम से, जिसको हिंदी में जाना जाता है मानसिक आयु के नाम से। मानसिक आयु बेसिकली मेंटल एज वो एज होती है आपकी जो आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के आधार पर निकाली जाती है। वो कैसे? देखिए जैसे मान लीजिए मेरी एज है, मान लो मेरी एज 10 साल है, मान लो। ठीक है, यकीन नहीं करोगे, कहोगे 10 साल का ही लग रहा है अभी तो मान लो मेरी एज 10 साल है, आप लोगों की भी सभी की एज 10 साल है। ठीक है, मान लो आपकी भी 10 साल है, मेरा भाई जैसा मान लो है तो मान लो उसकी भी एज 10 साल है, तो सभी की मान लो एज 10-10 साल है। ठीक है, अब मान लो कि एक टेस्ट हुआ। ठीक है, मान लो एक टेस्ट हुआ 100 नंबर का, 100 में से मेरे 100 में से 100 नंबर आ गए। ठीक है, और यहां पर भाई के भी 100 में से मान लो इसके 99 नंबर आ गए, और आपके 100 में से आए 2 नंबर, सभी के 100 में से 2 नंबर आ गए। ठीक है, तो एज तो सभी की क्या है 10-10 साल है, लेकिन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास किसका ज्यादा हुआ? मेरा ज्यादा हुआ। ठीक है, तो यहां पर जो मेंटल एज किसकी निकलेगी? मेंटल एज यहां पर किसके अकॉर्डिंग निकली? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग निकली कि बौद्धिक विकास किसका ज्यादा हो रहा है, क्योंकि एज तो सभी की एक जितनी है। अभी आपको लोग पढ़ोगे
कि जो आपकी वास्तविक आयु है वो आपकी सेम वही आपकी रहती है जो आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, तो ये आप लोग समझे कि 1908 में फिर एक मेंटल एज का कंसेप्ट यहां पर इन्होंने दिया। देन उसके बाद 1912 में, बताओ जल्दी से 1912 में क्या है, जल्दी से बताओ। 1912 में फिर यहां पर आया आईक्यू का कंसेप्ट आया। अब ये बताओ आईक्यू का कंसेप्ट किन्होंने दिया? आईक्यू का कंसेप्ट फिर आपका 1912 में आया, जो था आपका MA अपॉन CA। ठीक है, यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको हिंदी में कह देते हैं मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, जिसको हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गई आपकी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। वास्तविक आयु आपकी रियल एज जो है, जैसे मेरी भी 10 थी, आपकी भी 10 थी, यहां पर जो भाई है उसकी भी 10 थी, सभी की 10-10 थी। ठीक है, तो ये आपकी आईक्यू का कंसेप्ट आया 1912 के अंदर। ठीक है, ये आपका स्टर्न साहब ने दिया, विलियम स्टर्न ने दिया। देन उसके बाद 1916 के अंदर इस आईक्यू के कंसेप्ट को मॉडिफाई कर दिया स्टर्न साहब ने, और इस मॉडिफाई करके इंटू 100 की मल्टीप्लाई कर दी, और आईक्यू का फॉर्मूला निकल कर आ गया MA अपॉन CA इंटू 100, जो काफी जगह आपको यूज होता हुआ दिखाई देता है, जिसके आधार पर हम किसी भी बच्चे का जो है क्या निकाल सकते हैं, आईक्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? हम किसी भी बच्चे का आईक्यू निकाल सकते हैं कि बच्चे के अंदर कितनी क्षमता है, कितनी उसके अंदर इंटेलिजेंस है, ये हम उसके आधार पर निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए, ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मान लीजिए अब हमने यहां पर आईक्यू निकाल लिया, ठीक, अब यहां से चीज आपकी शुरू होती है। ठीक, अब यहां पर मान लीजिए हमने आईक्यू निकाल लिया। बेसिकली एक आईक्यू की पूरी टेबल होती है। अब वो पूरी टेबल तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए यहां से मैंने एक टेबल निकाली, उस टेबल के अकॉर्डिंग 140 प्लस निकले। ठीक है, एक आईक्यू की टेबल निकली और 140 प्लस के कुछ बच्चे निकले। 140 प्लस वाले बच्चों को यहां पर कहा गया प्रतिभाशाली बच्चे। क्या कहा गया इनको? इनको कहा गया प्रतिभाशाली बच्चे। ठीक है, जैसे मेरे नंबर कितने थे? मेरे नंबर 100 में से 100 थे, तो मैं क्या हो गया? मैं हो गया यहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रतिभाशाली बच्चे। ठीक है, अब ये कहना हमेशा अपनी अपनी तारीफ करते रहते हो, भाई मेरे हाथ में पावर कहीं भी लेकर चल सकता हूँ। ठीक है, आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बच्चे हो गए जिनका आईक्यू लेवल 140 प्लस है। दूसरा एक आईक्यू का लेवल और आता है आपके एग्जाम में, वो है आपका जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 90 से 110 के बीच में होता है, वो होता है आपके एवरेज इंटेलिजेंस वाले बच्चे। ठीक है, एवरेज वाले लिख लो, इससे काम हो जाएगा। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल आपका 90 से 110 के बीच में होता है, उनका आईक्यू लेवल होता है आपका एवरेज वालों का होता है। ठीक है, तो ये आपका एवरेज वाले होते हैं, ज्यादातर सब इसी के अंदर होते हैं। रियल में मैं खुद इसी के अंदर हूं, मेरा ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं है, ये तो मैं वैसी हवा में बातें कह रहा हूं, अपनी वैसी हवा बनाने के लिए। ठीक है, उसके अलावा मान लीजिए किसी का आईक्यू लेवल 25 से 30 के बीच में, इनके बीच में और भी पूरी टेबल है, मैं पूरी टेबल बना के नहीं दिखा रहा, पूरी टेबल बनाऊंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे, कहोगे, और वैसे भी पेपर में आती नहीं है। ठीक है, मान लीजिए किसी का आईक्यू लेवल 25-30 से नीचे है, तो उनको कहा जाएगा जड़ बुद्धि। क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा जड़ बुद्धि, उनको कहा जाएगा। तो भाई इसके अंदर कोई है आप लोगों में से? है कोई? नहीं होगा कोई। अगर कोई जड़ बुद्धि का होता तो भाई वो यहां तक थोड़ी आता सीटेट के एग्जाम में देने। ठीक है, तो जड़ बुद्धि में से आप में से कोई नहीं है, क्या होगा? हमारी जान बची गई। तो इस प्रकार से ये जो आईक्यू की टेबल है, इस आईक्यू की इस टेबल को बनाया गया। अब जब ये आईक्यू की टेबल इस प्रकार से बनी, जो मैंने आपको शॉर्ट में बना के दी है, अब इसकी आलोचना हो गई। जो बेसिकली यहां पर आपका क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन यहां पर पूछा है, इस आईक्यू जो परीक्षण है, इन आईक्यू परीक्षणों की आलोचना क्यों की जाती है? इन आईक्यू परीक्षणों की आलोचना क्यों की जाती है, वो आपको बताना है। अब बेसिकली यार इसकी पूरी की पूरी एक स्टोरी है कि जो आईक्यू परीक्षण जब हुए थे और जिस देश के अंदर हुए थे, और वहां के लोगों के बीच में खुद डिफरेंस पा गया, भाषा के आधार पर वहां पर क्या हुआ? डिफरेंस पा गया, संस्कृति के आधार पर वहां के लोगों के अंदर डिफरेंस पा गया, और किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया चली, वो सीटेट के एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं आना। थोड़ा सा एक डिटेल में समझिए, जो सीटेट के एग्जाम में आपका क्वेश्चन आना है, जो चीज बता रहा हूं बस उसको जान लीजिए, आपका खेला खत्म। जब ये आईक्यू की टेबल इस प्रकार से आई, जो सामने आपको अपनी स्क्रीन पर ये दिख रही है, अब देखिए आईक्यू की टेबल आ गई। तो मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई बुद्धि क्या होती है, तो आप लोगों ने, जितने बच्चे आप लोग वीडियो देख रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितने लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कोई कहेगा कि सर बुद्धि हमारे दिमाग के अंदर होती है, सर बुद्धि आनुवंशिकता और वातावरण से प्रभावित होती है, सर बुद्धि बुद्धों के अंदर होती है, मतलब दुनिया भर के आप लोग आंसर दोगे। तो मैं क्या काम करूंगा, आप लोगों ने जो जो बोलोगे, उस बोलने के आधार पर मैं आप लोगों को असेस करूंगा, आप लोगों को जजमेंट करूंगा। तो यहां पर आप लोगों की भाषा के आधार पर मैं आप लोगों का क्या करूंगा, आपका आईक्यू लेवल को चेक करूंगा कि बच्चे किस प्रकार के आंसर दे रहे हैं, किस क्वालिटी के आंसर दे रहे हैं।
तो यहां पर सीधा सा क्या देखने को मिल गया, भाषा के आधार पर मैं आप लोगों का आईक्यू लेवल चेक कर रहा हूं। जो बच्चा अच्छा आंसर दे देगा मैं समझ जाऊंगा वो बच्चा क्या होगा, प्रतिभाशाली बच्चा होगा। जो कम आंसर देगा वो एवरेज बच्चा होगा। जो कुछ भी नहीं देगा वो जड़ बुद्धि हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, जो बच्चे अच्छा आंसर देना चाहते हो बट वो अपनी वाली लैंग्वेज में कंफर्टेबल ना हो, या इंग्लिश या हिंदी के अंदर कंफर्टेबल ना हो। तो यहां पर मेन रीजन देखने को मिला भाषा का, और इसकी जगह सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आप लगाइए, रीजन देखने को मिला संस्कृति का। किसका? संस्कृति का, यानी कि कल्चर का सबसे मेन रीजन देखने को मिला। ठीक है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन संस्कृति का मेन रीजन देखने को मिला। आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हो, आप सभी का कल्चर सभी का अलग अलग है, सभी की संस्कृति अलग अलग है। तो सभी के लिए एक जैसा टेस्ट कैसे हो सकता है? सभी के लिए टेस्ट भी तो अलग अलग होना चाहिए ना, आप लोगों के कल्चर के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना। तो सभी जब टेस्ट एक प्रकार से होगा और कल्चर आप लोगों का अलग अलग होगा, तो आईक्यू लेवल भी तो अलग अलग प्रकार से आना चाहिए ना। तो इसलिए इस आईक्यू लेवल को जो है ना वैलिड नहीं माना गया, क्योंकि यहां पर कल्चर जो है ना उसके अंदर डिफरेंस देखने को मिल गया। एनवायरमेंट का फर्क इसके ऊपर पड़ता है, किसका? वातावरण का फर्क इसके ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इस आईक्यू लेवल की आलोचना की गई। ये बात आप लोग समझ लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग अब इसका आंसर आप लोग लगा लीजिए। ठीक है, तो आप लोग समझ गए क्यों इस आईक्यू लेवल की आलोचना क्यों की जाती है, क्योंकि यहां पर संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है, जो कि अलग अलग व्यक्तियों में, जैसा आप लोग वीडियो देख रहे हो, अलग अलग बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता जी नहीं, इसलिए आलोचना नहीं की गई। प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित जी नहीं। बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन जी नहीं। इसकी संस्कृति क्यों की जाती है? प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित, हाँ संस्कृति से आपका ग्रसित है। बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन होता है, या संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्राकलन होता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या भावनाओं का भी प्राकलन होता है? कुछ इमोशंस का भी असर पड़ता है? मतलब जो आपके आईक्यू होते हैं इसके बारे में बताइए। जो आईक्यू लेवल होता है ये मापा जाता है, क्या इसके ऊपर इमोशंस का भी प्रभाव पड़ता है, या सिर्फ कल्चर का, एनवायरमेंट का, या जो इसके आईक्यू के जो स्कोर आए 140 आया, 110 आया, या जो ये चीज निकल कर आएगी, सिर्फ इसी का असर होता है? इसके बारे में बताना जरा, अगर आपको ये चीज डिटेल में बताओ तो इसके बारे में जरा बताइए। ठीक है, बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो आप लोग आंसर तो समझ गए कि सीधा इसका आंसर क्या होगा, कि प्रत्यक्ष रूप से जो आपकी संस्कृति होती है उसके प्रभाव से आपका ग्रसित होता है। और जरा इसका बताना कि जो आपका ये इमोशंस होते हैं इसका प्रभाव कुछ पड़ता है या नहीं पड़ता है, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना। ठीक है, तो इसलिए आपके आईक्यू की जो है आलोचना आपकी की जाती है। सेकंड नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कल्चर की वजह से इसकी आलोचना की गई, जहां पर बच्चों का, व्यक्तियों का अलग अलग कल्चर आपको देखने को मिला। क्वेश्चन बड़ा डिटेल में मैंने समझाया। यहां से ये मानकर चलिए, एक तो आलोचना वाला, एक ये जो मनोवैज्ञानिक मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया वो वाला, और आईक्यू का फॉर्मूला, ये चीज आपको देखने को यहां से मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, और कई शिफ्ट में देखने को मिली थी पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, ठीक है कंफ्यूज हो गए, कुछ कह रहे पढ़ता है, कुछ कह रहे नहीं पढ़ता है। ठीक है, बताओ जल्दी से। हावर्ड गार्डनर ने, अगला क्वेश्चन आपके देखिए, हावर्ड गार्डनर आ गए, इसके ऊपर नजर डालते हैं। हावर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया, वो आपको बताना है। अब पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है, देखिए हावर्ड गार्डनर थे, हावर्ड गार्डनर ने बेसिकली जो बुद्धि को एक प्रकार माना कि बुद्धि सिर्फ एक टाइप की होती है, उसको नकार दिया। इन्होंने कहा नहीं, बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती, बुद्धि कई प्रकार की होती है। हावर्ड गार्डनर ने क्या बताया? हावर्ड गार्डनर ने कहा कि जो बुद्धि होती है, यानी जो इंटेलिजेंस होती है, वो होती है कई प्रकार की होती है। क्या होती है? बुद्धि होती है कई प्रकार की होती है। अब क्या होगा सर, हमारे अंदर भी है? हाँ जी, सभी के अंदर है। ठीक है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सभी के अंदर बुद्धि कई प्रकार की होती है। उसी के लिए उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम था आपका बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसको कहा जाता है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, जिस सिद्धांत को कहा जाता है आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने इस सिद्धांत के अंदर कहा था कि जो हम लोग अलग अलग चीजें करते हैं ना, उसके लिए अलग अलग प्रकार की बुद्धि चलती है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका बहुबुद्धि सिद्धांत है। इन्होंने बेसिकली कहा कि बुद्धि के कई सारे आयाम है, जो शुरुआत के अंदर मैंने बताया कि बुद्धि खाली कोई एक चरण नहीं है। क्या नहीं है?
बुद्धि खाली कोई एक चर नहीं है, बुद्धि के कई अलग अलग चर है, ठीक है, बुद्धि के अलग अलग आयाम है। ये लिख सकते हो कि बुद्धि के, अरे यार ये तो पूरा ही चला गया, कि बुद्धि कोई एक चर नहीं है, बुद्धि के अलग अलग आयाम है, ठीक है, बुद्धि के आपके क्या है, अलग अलग आयाम है। बेसिकली हार्वर्ड गार्डनर थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी, उस बुक के अंदर इन बुद्धियों का जिक्र किया था। उस बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड, ठीक है, उस बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। ये इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी और इस बुक के अंदर इन बुद्धियों का इन्होंने अपना जिक्र करा था, बेसिकली इंटेलिजेंस के बारे में इस बुक के अंदर इन्होंने बताया था। इससे बड़े फेमस भी हुए थे, ठीक है। अब वो कौन कौन सी बुद्धियां बताई थी, हालांकि इन्होंने बहुत सारी बुद्धियां बताई थी, बट आपको बेसिकली 8 पढ़ने की जरूरत होती है जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अब इन्होंने जो बुद्धियां बताई है, क्वेश्चन ने पूछ लिया इन ऑप्शन में से कौन सी बुद्धि नहीं है। देखिए इसने पूछा कौन सी बुद्धि को शामिल नहीं किया गया है। पहली है प्राकृतिक बुद्धि, शामिल किया गया है। क्वेश्चन पढ़ेंगे डिटेल में कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, अभी तो बड़ा बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। दूसरा स्थानीय बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस, शामिल किया हुआ है। बोधन बुद्धि, इसको शामिल नहीं किया गया, जो इन्होंने 8 बुद्धि आपको बतानी है, ठीक है। अंतरवैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसको भी शामिल किया गया है। तो नेगेटिव ऑप्शन का भाई आपका नेगेटिव, थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। तो आप लोग समझिए हार्वर्ड गार्डनर के बारे में कि हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था कि हमारे पास जो है कई प्रकार की बुद्धियां होती है, बुद्धि के कई सारे आयाम होते हैं, बुद्धि खाली कोई एक चर नहीं है, बुद्धि के अंदर कई सारी आपके वो आयाम पाए जाते हैं, ठीक है। ये आप लोग समझ गए, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे इन बुद्धियों के बारे में थोड़ा डिटेल में, एक एक करके आपकी बुद्धियों के टाइप्स आ रहे हैं और आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आपको बताना है कि किस प्रकार की बुद्धि किसके अंदर पाई जाती है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो इस टाइप का पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता यानी कि काउंसलर है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार भावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए, मतलब उसको एक इफेक्टिव काउंसलर बनना है। काउंसलर क्या काम करता है, काउंसलिंग देने का, कि बेटा आपको कैरियर ऐसे बनाना है, फ्यूचर के अंदर ये काम करना है, कोई बात नहीं फेल हो गए कोई बात नहीं दोबारा पास हो जाओगे, ऐसे काउंसलर बनने के लिए। तो काउंसलर बनने के लिए कौन सी बुद्धि होनी चाहिए, बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि, जी नहीं। जिन लोगों के अंदर भाषाई बुद्धि पाई जाती है उनको अपनी भाषा पर बहुत बढ़िया कमांड होता है। ऐसा कमांड होता है भाषा पर, फ्लुएंटली कितना ही बुलवा लो, शब्द भंडों का उसका शब्दों का भंडार होता है इनके पास, ठीक है। किसका, शब्दों का भंडार पाया जाता है इन लोगों के पास, इन जिनके पास ये वाली बुद्धि होती है, ठीक है। और उसके बाद बड़ा फ्लुएंटली बोलते हैं, कैसा, बड़ा फ्लुएंटली बोलते हैं, ठीक है। यानी भाषा का जो परवाह देखने को मिलेगा ऐसे लोगों के अंदर बहुत ही बढ़िया जबरदस्त देखने को मिलता है। किन लोगों के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, ये बेसिकली बुद्धि पाई जाती है आपके कवियों के अंदर पाई जाती है, कवियत्रियों के अंदर पाई जाती है, पत्रकार के अंदर ये वाली बुद्धि आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। और बताओ ऑप्शन के अंदर और किन किन लोगों के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, इनको अपनी भाषा पर बहुत बढ़िया कमांड देखने को मिलती है, ठीक है। अगली बुद्धि है स्थानिक बुद्धि यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस। देखिए स्पेशल इंटेलिजेंस के अंदर आदमी क्या काम करता है, जिसके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, वो अमूर्त तथ्यों के आधार पर कल्पना करता है। क्या काम करता है वो आदमी, क्या काम करता है, अमूर्त तथ्यों के आधार पर कल्पना करता है। किस पर, अमूर्त तथ्यों के आधार पर कल्पना करना स्टार्ट कर देता है, इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर देता है। जिसका एक सबसे सटीक और बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको हमेशा देता हूं, जो बिल्कुल जाकर फिट बैठता है, ठीक है। और वो कौन सा एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल बैठता है वो आपका आर्किटेक्चर वाला यानी ठेकेदार वाला, जिसमें खाली प्लॉट हमारा रहता है और हम आर्किटेक्चर को यानी ठेकेदार को बुला के लाते हैं कि भाई हमारा खाली प्लॉट है, इस खाली प्लॉट के अंदर हमको एक मकान बनवाना है, 2 मंजिला मकान बनाना है, तो बताओ ठेकेदार साहब कैसे बनाओगे। तो आर्किटेक्चर अपने माइंड के अंदर, ठीक है। और देखो यहां पर तथ्य कैसे है, यहां पर कोई भी चीज उसको दिखाई नहीं जा रही, अमूर्त तथ्य है, ठीक है, यानी जो उसको दिख नहीं रहे। अमूर्त तथ्यों के आधार पर वो कल्पना करना यानी इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर देता है कि साहब जी इधर तो सीढ़ियां बना दूंगा, इधर रूम बना दूंगा, इधर जानवरों के लिए जगह बना दूंगा, इधर से जीरा निकाल दूंगा, इधर फिर एक और मंजिल ऐसा बना दूंगा। तो अमूर्त तथ्यों के आधार पर इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन आ जाता है, इधर आपका आर्किटेक्चर आ जाएगा, इधर आपका चित्रकार आ जाएगा, इधर आपका मूर्तिकार आ जाएगा। तो ये सभी आपके कौन आ जाते हैं, स्पेशल इंटेलिजेंस के अंदर आपके आ जाते हैं, ठीक है। एक और इसका एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है। आप लोगों ने ये पहले में देता था सीटेट के एग्जाम के अंदर, पहले आप लोगों ने एक बात देखी है, जैसे कुछ लड़के बाइक चलाते हैं, आई थिंक लड़कियों को मैंने नहीं देखा इस तरीके से बाइक चलाते हुए, अभी ये मत कहना जेंडर स्टीरियोटाइप से ग्रसित है, ठीक है।
तो जैसे बाइक चलाते हैं, ये जिगजैग वाली बाइक देखिए, ऐसे यूं घुमा के इस तरीके से, उन लोगों के अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाती है। वो क्या काम करते हैं, अमूर्त तथ्यों के आधार पर इमेजिनेशन करते हैं कि मुझे कहां से कट मारकर कहां को बाइक लेकर जानी है, ठीक है। तो उनके अंदर ये वाली बुद्धि भी पाई जाती है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों ने ऐसा काम किया होगा, अगर किया है तो अब मत करना, वरना कभी चोट लग जाएगी और फैल जाओगे बढ़िया करके। मेरे एक दोस्त ने करा था, देखो ये लगा हुआ है ना पूरा का पूरा, ये उसने ऐसा फैलाया था, करीबन 90 की स्पीड चल रही होगी, उस भाई साहब ने टेढ़ा मेढ़ा करके सारी तरीके की बाइक करी और उसके बाद हम लोगों को फैला दिया। और मैं गया था करीबन अच्छी खासी दूरी पर, पूरा ऐसे जैसे सुपरमैन जाते हैं ना बनते हुए, ये पूरा हाथ और ये इस तरीके से, और मुझे इतना ध्यान था कि अगर मेरा सर नीचे गया तो मैं गया काम से, तो बस बच गया उस दिन अच्छे तरीके से, वरना स्पेशल इंटेलिजेंस सारी इंटेलिजेंस गायब हो जाती, ठीक है। तो ये वाला काम मत करना। अब देखो दो इंटेलिजेंस के ऊपर नजर डालते हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इनके नाम इंग्लिश में नाम याद करना दोनों के, ठीक है। आप कहोगे सर लड़कियां भी कर लेती है वाला, लड़कियों को नहीं देखा मैंने करते हुए, ना करो तो ही अच्छा है, ठीक है। तो वरना कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये वाला काम मत करना। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, इसके ऊपर नजर डालते हैं। देखिए इंटरपर्सनल के अंदर क्या होता है, जब आदमी दूसरों के मनोभाव को पहचान लेता है, किसके, दूसरों के मनोभाव को, दूसरों की मनोदशा को, दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर लेता है, तो होता है आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा हुआ है नेता को, आप लोगों ने देखा हुआ है किसको, नेता को, नेता के अंदर पाई जाती है, ठीक है। नेता आता है कि नेता नहीं आपका बेटा आया हो, ठीक है। उसके अलावा क्या काम करता है, किसी का फटा हुआ कुर्ता पजामा भी रहता है ना, उसके आके भी पैर छूता है। आदमी क्या सोचता है, देख मेरे पैर छू रहा है, ठीक है। एक बार जीतने के बाद क्या काम करता है, उसको पूछता भी नहीं है, अरे निपटाओ इसको, ठीक है, हाँ जी बाबूजी हो जाएगा काम, लेकिन उसको ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि नेता को पता है कि पब्लिक को किस जगह पर किस पॉइंट के ऊपर भिड़ाना है। नेता क्या काम करते हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता है, अपनी कुछ बात कहनी होती है, आदमी को धर्म के नाम पर लड़वा देता है, जातियों के नाम पर लड़वा देता है, जगह के नाम पर लड़वा देता है, कुछ भी और पॉइंट नहीं मिलता है तो XYZ इतिहास के नाम पर लड़वा देगा। तो भाई नेताओं को तो कुछ ना कुछ पॉइंट चाहिए पब्लिक को लड़वाने के नाम पर, पब्लिक लड़ती भी है भाई पब्लिक लड़ती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि नेता के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है, क्योंकि उसे पता है बेवकूफ है, बन जाएगी आराम से। दुकानदार के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, किसके अंदर, दुकानदार के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। आप दुकान के अंदर कोई कपड़े लेने जाओ, जैसी दुकान के अंदर कोई कपड़े लेने गए, जैसे मान लीजिए मैं टी शर्ट लेने गया, और टी शर्ट मान लीजिए मेरे ऊपर अच्छी नहीं लग रही, हालांकि मेरे ऊपर तो ठीक लग जाएगी, मान लीजिए किसी के ऊपर अच्छी नहीं लग रही, और जैसे वो बाहर निकला चेंज करके, दुकानदार वाला देखते गएगा, वाह भाई साहब एकदम सलमान खान लग रहे हो, भाई ये टी शर्ट ही आपके लिए बनी है। अब वो देखने में ऐसा लग रहा है बिल्कुल एकदम, बिल्कुल क्या कहूँ, मतलब शब्द ही नहीं आ रहा है ऐसे उसके लिए, ठीक है, एकदम ऐसा काला सान टाइप लग रहा है, लेकिन बस दुकानदार ये कहता है कि मतलब आपसे बढ़िया कुछ नहीं लग रहा, ठीक है। तो वो उसको पागल बना देते हैं अपनी बातों के अंदर, और कन्वेंस कर लेते हैं कि 2-3 और लेकर चले जाओ, आप तो और बढ़िया लग रहे हो इसके अंदर। तो दुकानदार के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। लड़कियां सामान लेने जाती है ना, जैसे अपनी ड्रेस लेने जाती है कि आप तो मतलब एकदम ऐश्वर्या जैसी लग रही हो, लड़की 2-3 और खरीद लेती है कि हाँ 2-3 और खरीद लो, ठीक है, लड़कों की तरह ही, ठीक। तो दुकानदार के अंदर पाई जाती है। एजेंट देखे आपने, जो ये पॉलिसी वगैरह सेल करवाते हैं, सर ये वाली पॉलिसी ले लो, ठीक है, तो एजेंट इसके अंदर आ जाते हैं, सर ये वाली पॉलिसी ले लो, इस वाली पॉलिसी के अंदर ये सर 20 साल की पॉलिसी है, और 20 साल की पॉलिसी के बाद ये 20 लाख भरने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको 50 लाख मिल जाएंगे। अच्छा ये तो बहुत बढ़िया पॉलिसी है, दे दो अभी। सर इससे बढ़िया ये वाली पॉलिसी है, इस वाली पॉलिसी के अंदर सर ये 40 साल तक आपको भरना है, उसके बाद जब आप मर जाओगे उसके बाद आपको 1 करोड़ मिलेगा। 1 करोड़ मिलेंगे, हाँ तो ये वाली दे दो, ये ज्यादा बढ़िया, हाँ सर ये ले लो, इसमें मरने के बाद 1 करोड़ मिलेगा। तो ऐसे कन्विंस करके कर जाते हैं जो आपके एजेंट भी रहते हैं। टीचर के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, इंटरपर्सनल, किसके अंदर, टीचर के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। आपने एक वर्ड सुना है ना कि मास्टर बहुत कंजूस होता है, तो कंजूस ऐसे नहीं कहा जाता, बड़ी तेज बुद्धि का होता है जो मास्टर होता है। तो टीचर के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस पाई जाती है, ठीक है। इसलिए टीचर को कोई बहुत जल्दी बेवकूफ नहीं बना सकता, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, ये बुद्धि कौन सी होती है, आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, जो दूसरों की मनोदशा को, हाव भाव को बहुत जल्दी पहचान लेता है। अगली इंटेलिजेंस है आपकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जिसमें आदमी खुद से इंटरेक्ट करता है, खुद की मनोदशा को, खुद के हाव भाव को पहचानता है, अपनी अंतरात्मा को पहचानता है, वो होती है आपकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं, तो वो सब इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। जो आपके आध्यात्मिक गुरु रहते हैं वो सब इसके अंदर आपके आ जाते हैं, वो आपके इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर आपके शामिल हो जाते हैं।
तो देखिए मैंने थोड़ा आपको डिटेल में बताया, ये सबसे महत्वपूर्ण था। और आपके जैसे मैंने पेपर का एनालिसिस वगैरह किया हुआ है, सबसे ज्यादा आपकी इंटरपर्सनल पूछी गई है, मतलब और भी पूछी जाती है, ये आपकी सबसे ज्यादा पूछी गई है। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए बढ़ते आगे। एक बच्चा कह रहा है सर आगे पढ़ेगी, एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगाओगे? भाई देखो इसके अंदर 4 बुद्धि मैंने आपको बताई, यानी 4 क्वेश्चन आपको बता दिए। अगर खाली एक क्वेश्चन का फिर एक क्वेश्चन बता देता तो उसके एक ही क्वेश्चन में आपका निपटारा हो जाता। तो 4 क्वेश्चन एक के साथ आपको बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, मैंने आपसे सिर्फ एक बात कही हुई है, जो मैं आपको सीडीपी के अंदर पढ़ा रहा हूं ना, और अगर खाली आपने ये भी कर लिया और इसके अलावा आपको एग्जाम में 1-2 नंबर की मैं गारंटी नहीं लेता, अगर आपको एग्जाम में कुछ ना मिले तो मुझे बता देना आप लोग। ठीक है, तो जैसा करा रहा हूं वैसे पढ़ते रहिए, उसके बाद आपका एग्जाम नहीं आएगा ये वाला। ठीक है, तो आप टीचर के अकॉर्डिंग पढ़िए, ना कि अपने अकॉर्डिंग पढ़िए कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर ये आ गया। मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। ठीक है, डांस में और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है, वो आपको बतानी है। अब देखिए इंट्रापर्सनल मैंने एक्सप्लेन कर दी, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस 2 बुद्धि मुझे को एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, क्योंकि वह एक्सप्लेनेशन मैंने सारे डिटेल में दे दिया। बोर्डली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस यानी कि शारीरिक गति संवेदिक बुद्धि, इसको नाम से ही समझ में आ रहा है, बॉडी को गति देने वाली बुद्धि। किसको? शरीर को गति देने वाली बुद्धि होती है आपकी। किसको? शरीर को गति देने वाली बुद्धि होती है, जिससे हमारे शरीर को गति मिलती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी मैं कुछ एक्टिविटी कर रहा हूं, अभी मैं खड़ा खड़ा चलते हुए चलना स्टार्ट कर दूं, अभी मैं भागना शुरू कर दूं, अभी कुछ मैं फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दूं। ठीक है, अभी डांस तो खैर होगा नहीं,